हेलो कॉमर्शियंस, माय नेम इज आदित्य शिवहरी एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। तो यार कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही इजी होता है। इसका एक क्वेश्चन आने ही वाला है हमारे एग्जाम में, 5 मार्क्स का आएगा प्लस 2 मार्क्स का हमारा जो है इसमें थ्योरी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यार इसको आपको प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो लास्ट में पार्ट बी का जो 10 मार्क्स है ना वो हमको पूरे लेने हैं। तो कॉमन साइज और कंपैरेटिव में तो आप कर ही लोगे, कैश फ्लो अगर आपका हो गया तो आपके 10 मार्क्स 40 में से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को, कितने टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या चीज़ें होती है, कितने टाइप के वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, प्रोविजन फॉर टैक्स से लेकर के एसेट अकाउंट तक हर चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस कैश फ्लो को ख़त्म करते हैं। सर वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये सुन लो, अगर आपने अभी तक अपना फ्री गिफ्ट क्लेम नहीं किया है तो जाओ डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर क्लिक करो और वहाँ जाकर आपको ऐसा प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा जिसको आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो यार इस बार भी हमने एक नया गिफ्ट दिया है, पिछली वीडियो जो कि मेरी नेशनल इनकम के ऊपर है उसके डिस्क्रिप्शन पर भी आपको एक गिफ्ट मिलेगा, तो जाकर क्लेम कर लो यार। थैंक यू सो मच। तो चलो सबसे पहले समझते हैं जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो क्या होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम से पता चल रहा है कैश का यहाँ पर फ्लो हो रहा है और हम उसका एक स्टेटमेंट बना रहे हैं। स्टेटमेंट मतलब क्या कि हम बताएंगे कि वो जो कैश बिजनेस में आया है या कैश बिजनेस में गया है वो किन चीज़ों के कारण गया है। फॉर एग्जांपल यार आप अपने घर में आपको पॉकेट मनी मिलती है, आप उसको खर्च कर देते हो यार 500, अगर आपको 1000 रुपये मिलती है तो उसमें से आपने 500 रुपये का पिज़्ज़ा मंगा लिया, 200 रुपये का कुछ खरीद लिया, उसके अलावा 300 रुपये कहीं और पर खर्च कर दिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यहाँ वहाँ, ठीक है, बुक्स में, हर जगह पर खर्चा किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे आप पैसा खर्च कर रहे हो तो आप उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हो। तो ये भी भाई इसलिए अकाउंटिंग में आता है क्योंकि आप रिकॉर्ड कर रहे हो कि आपका पैसा गया कहाँ पर। अब पैसा रिकॉर्ड कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी नानी के घर पे गए, नानी के घर पे पिछले साल आपको नानी ने पैसे दिए थे, समझ लो 500 रुपये। ठीक है, इस बार थोड़ा सा नानी के पास ज़्यादा पैसा आ गया तो उनने 2020 में आपको 1000 रुपये दे दिए। ठीक है, तो ना तो आप अपनी बुक्स में ये 500 रुपये रिकॉर्ड करोगे, ना ही आप 1000 रुपये रिकॉर्ड करोगे। तो भाई रिकॉर्ड क्या करेंगे, फिर हम इसके बीच का डिफरेंस रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए हम इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर पैसा कैसे फ्लो हो रहा है। 500 रुपीज़ मेरे पास ज़्यादा आया, ये चीज़ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या हुआ, इनफ्लो ऑफ फंड्स हुआ। इसको मैं क्या बोलूँगा, इनफ्लो ऑफ फंड्स। और अगर इसी का उल्टा हो रहा होता तो मैं बोलता आउटफ्लो ऑफ फंड्स। यानी कि अगर ये फिगर माइनस में आया होता, यानी कि पहले 1000 मिल रहे थे फिर 500 मिले, तो मैं क्या करूँगा, उसको बोलूँगा भाई आउटफ्लो है। यानी कि मेरे को सिंपल सा याद रखना है कि जब भी मेरे बिजनेस में इनफ्लो हो रहा है उसका मतलब क्या है, मेरे पास कैश ऐड हो रहा है, और जब भी आउटफ्लो हो रहा है तो मतलब पैसा माइनस हो रहा है। क्लियर है बात, यहाँ तक मेरे हिसाब से बहुत बेसिक चीज़ थी, क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ क्या होती है। तो जब भी हम लोग कैश फ्लो पढ़ रहे होते हैं तो हम बेसिकली 3 तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी हो जाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यार सबको पता होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहली एक्टिविटी होती है। ठीक है, यहाँ पर इसके 2 अमाउंट के कॉलम बनते हैं, 2 क्यों बनते हैं वो भी बताऊँगा अभी थोड़ी देर बाद। इसके बाद हमारी बनती है इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर ये ईजी है, मतलब बेसिकली ईजी है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ आना ही नहीं है, 1-2 अमाउंट आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, बस ख़त्म हो जाएगा ये चीज़। और यहाँ पर इसके बाद थोड़ा सा गैप देकर मैं बनाऊँगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग, मतलब फाइनेंसिंग सबसे ज़्यादा ईजी है, फिर इन्वेस्टिंग, फिर ऑपरेटिंग। ईजी मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा आइटम्स ही नहीं आते हैं, यहाँ पर बहुत ही कम चीज़ें आती हैं जिसको हमको देखना है। अमाउंट, ठीक है, यहाँ पर भी अमाउंट। अब सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंसिंग की। ऑपरेटिंग से मैं चालू इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले इजी चीज़ करवाना चाहता हूँ, फिर ऑपरेटिंग पर आएंगे, पहले फाइनेंसिंग देखते हैं। फाइनेंसिंग में क्या होता है, जितनी भी चीज़ों से हम पैसा कमाते हैं या फिर पैसा एक तरीके से बोरो कर रहे हैं हमारे पास, जब भी हमको ज़रूरत है तो जहाँ पर भी हम जाते हैं पैसा मांगने के लिए, वो सब होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। यानी कि सिंपल सी बात है, आपको जब भी पैसे की ज़रूरत है आप किसके पास जाओगे, सबसे पहले बैंक के पास जाओगे। बैंक यहाँ पर आएगा, चलो तो यहाँ पर जो बैंक है वो सबसे पहले यहाँ पर आएगा। जो सेकंड चीज़ यहाँ पर आएगी दैट इज तुम्हारा शेयर्स भी यहाँ पर आएगा, डिबेंचर्स यहाँ पर आएगा, इसके अलावा तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर्स, एक्सेट्रा।
जितनी भी चीज़ों से तुम रेस करते हो मनी को, उसको मैं डालता हूँ फाइनेंसिंग में। अब यहाँ पर बताओ कि मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले बढ़ाया था कि अगर तुम्हारे जो फंड्स हैं वो सरप्लस में हैं, यानी कि अगर वो इनफ्लो हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, क्या करोगे भाई, सिंपली ऐड कर दोगे। कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं इशू कर रहा हूँ शेयर कैपिटल को, तो तुम खुद सोचो यहाँ पर क्या होगा भाई, ऐड होगा वो चीज़। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा आ रहा है। तो तुमको बस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है पैसा आ रहा है कि जा रहा है, और वो यहाँ पर पैसा होता आएगा। तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल हो गया, डिबेंचर हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, या फिर बैंक लोन हो गया। बैंक लोन को तुम लिखोगे इंक्रीज इन बैंक लोन, ठीक है, या फिर बैंक लोन रेस, जो भी लिखना हो। अगर जब भी हम रेस कर रहे हैं इन सब चीज़ों को तो हमेशा प्लस होंगे। यहाँ पर मैं इनको प्लस लिख देता हूँ। लेस हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि इसी का उल्टा। फॉर एग्जाम्पल तुमने शेयर कैपिटल को रिडीम किया, रिडम्पशन, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिबेंचर हो गया, या फिर बायबैक हो गया। बायबैक किसका होता है? इक्विटी शेयर्स का होता है। या फिर तुम्हारा जो बैंक लोन है वो डिक्रीज हो गया। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई यहाँ पर हमारा पैसा कम हो रहा है, तो डिक्रीज इन बैंक लोन हो गया, जिसको तुम जो हो माइनस कर दोगे। इसके अलावा SPR आता है, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को अगर बढ़ रहा है तो प्लस कर दो, वरना माइनस कर दो। तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस कर दोगे, डिक्रीज हो रहा है तो इसका उल्टा होगा। तो आई होप तुम समझ गए होगे। तो यार जैसे कि यार चाय के साथ जो होता है बिस्किट हमेशा आती है, वैसे ही सेम चीज़ होती है कि यहाँ पर जब भी शेयर कैपिटल होता है ना, तो उसके साथ उसका डिविडेंट भी आएगा। अगर तुम्हारा बैंक लोन है तो इंटरेस्ट आएगा, डिबेंचर्स है तो इंटरेस्ट आएगा। समझ में आ रहा है? तो जब भी तुम यहाँ पर डिविडेंट है अगर वो दे रहे हो, अगर तुमने रेस किया है शेयर कैपिटल तो तुम डिविडेंट दोगे। तो यहाँ पर अगर तुम डिविडेंट दे रहे हो तो वो क्या होगा, माइनस होगा कि प्लस होगा? तुम खुद सोचो। पैसा यहाँ पर जा रहा है कि आ रहा है? जा रहा है। तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, डिविडेंड पेड को यहाँ पर माइनस कर दोगे। सेकेंड चीज़ तुम्हारी यहाँ पर आती है, डिविडेंड पेड के साथ अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो ये भी जो है यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ऐसे करके ये जो चीज़ें हैं हमारी फाइनेंसिंग को ख़त्म कर देती है। इसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वाली चीज़ आती है, वो थोड़ी देर में देखेंगे। अभी चलते हैं अपन इन्वेस्टिंग के ऊपर। क्लियर है बात? चलो यार अब बात करेंगे हम इन्वेस्टिंग के बारे में। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है? इन्वेस्टिंग मतलब होता है कहीं पर इन्वेस्ट करना, यानी कि जब भी कंपनी को प्रॉफिट कमाना होता है वो इन्वेस्ट करती है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक फिक्स्ड एसेट है, तो अगर वो परचेज कर रही है एक फिक्स्ड एसेट को, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो वो अपनी कंपनी के लिए खर्चा कर रही है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है ताकि ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो सके गुड्स। लेकिन यहाँ पर अगर परचेज कर रही है एसेट को, तो हमें क्या मतलब है कि भाई पैसा आ रहा है कि जा रहा है? तो जा रहा है तो माइनस कर दो। अगर सेल कर रही है एक एसेट को, सेल ऑफ एसेट, तो उसको प्लस कर दो। इसी के साथ यार इन्वेस्टमेंट भी ऐसा चलता है, अगर इन्वेस्टमेंट की सेल हो रही है तो वो प्लस हो जाएगा, अगर परचेज कर रहे हो कोई इन्वेस्टमेंट को तो माइनस हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट इसमें आ गया। इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसको बहुत लोग गलत करते हैं, दैट इज इंटैंजिबल एसेट। तो अगर कोई भी एसेट इंक्रीज हो रहा है, इंटैंजिबल एसेट, उसको तुम यहाँ पर लिखोगे। इंटैंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है? गुडविल, पेटेंट्स। समझ में आ रहा है? ट्रेड कॉपीराइट्स पर पेटेंट्स और गुडविल ज़्यादा आती है, और पेटेंट्स आ रहा है तो ध्यान से देखना भाई, वहाँ पर वो ज़रूर इंक्रीज हो रहा होगा, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा होता है, ठीक है? तो यहाँ पर उस चीज़ को याद रखना। तो इंक्रीज इन इंटैंजिबल एसेट जो है वो यहाँ पर जो है माइनस होगा। समझ में आ रहा है? इंक्रीज हो रहा है, खरीद रहे हो, माइनस होगा। इसके अलावा तुम्हारा रेंट, इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड, याद रखना अगर रिसीव हो रहा है, क्या हो रहा है? रिसीव्ड। अगर रिसीव हो रहा है तो हमेशा यहाँ पर प्लस होगा। तो यार एक सिंपल सी बात तुमको याद रखना है कि जब भी तुम्हें ऐसी कोई चीज़ मिले, ऐसा कोई डिविडेंड मिले जो कि जिसको तुम पे कर रहे हो, जो कि शेयर्स के ऊपर, डिबेंचर्स के ऊपर लगा हुआ है, उसको चुपचाप से फाइनेंसिंग में डाल दो। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ पर पे कर रहे हो और उसको यहाँ पर माइनस करो। लेकिन जब तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट यानी कि क्या, तुम कोई फिक्स एसेट खरीद रहे हो, तो अगर तुम फिक्स एसेट खरीदते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर उस एसेट को खरीदोगे तो उस पर रेंट नहीं मिलेगा क्या? फॉर एग्जांपल मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, उसको रेंट से दे दिया, रेंट मिल रहा है। मैंने यार कोई जगह पर शेयर्स खरीदे तो वहाँ पर शेयर से मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा होगा या फिर डिविडेंड मिल रहा होगा, डिबेंचर्स खरीदोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है? समझ में आ रहा है ये चीज़? तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर सिंपल सी बात होती है कि अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी इंटरेस्ट या डिविडेंड हो, उसको यहाँ पर रिसीव को यहाँ प्लस कर दो, यहाँ पर उन सब चीज़ों को माइनस कर दो। तो ऐसे करके हम जो हैं यहाँ पर इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। इसका एक अकाउंट है जिसको मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? तो चलो उस अकाउंट पर चलते हैं। तो यार यही था हमारे इन्वेस्टिंग में। चलो यार एक बार ऑपरेटिंग देखते हैं और उसके बाद जाएंगे कि यार जो अकाउंट्स है वो कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं। लेकिन एक सेकंड, इसका एक अकाउंट है जिसको मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। ये सब दोगलापन है।
मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। तो चलो यार, अब देखेंगे हम अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी को। तो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है वो हमेशा कोर एक्टिविटी बताती है किसी बिजनेस की। क्या एक बिजनेस जो है वो मेनली अगर फॉर एग्जांपल फर्नीचर बनाता है तो फर्नीचर खरीदना, उसको बेचना, उससे जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, लेबर की पेमेंट करना, सैलरी देना, ठीक है, ये सब चीज़ें आती है हमारी ऑपरेटिंग। अब ऑपरेटिंग का जो फर्स्ट चीज़ आती है दैट इज़ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा थ्रू वर्किंग नोट। इसको मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है, अभी उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। समझे, तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, इसमें तुमको ऐड करना पड़ेगा सारे नॉन कैश एक्सपेंस। देखो समझना बात को, तुम ये अभी तक सोच रहे होगे कि यार हमने यहाँ पर मैंने एक ही चीज़ बताई थी कि अगर बिजनेस से पैसा जा रहा है तो उस पैसे को तुम क्या करो, ऐड कर, माइनस कर दो, और अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है तो उसको प्लस कर दो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हम एक्सपेंसेस को प्लस कर रहे हैं और इनकम जितनी भी होंगी हमारी, जो भी लेस होंगी इनकम इसमें। पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम उल्टा जा रहे होते हैं, हम यहाँ पर रिवर्स कर रहे होते हैं जब भी हम ऑपरेटिंग पढ़ रहे होते हैं। पर रिवर्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमको ऐसा नेट प्रॉफिट चाहिए हमारे पास। देखो समझना बात को, हम कैश फ्लो कब बना रहे हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर बना रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो एट द एंड ऑफ द ईयर बना रहे हैं तो हमारे पास तो नेट प्रॉफिट पूरा का पूरा बचा हुआ है ना, जिसमें सारी चीज़ें हम खर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। जिसकी फॉर एग्जाम्पल आप खर्चा कब देखते हो? जब आपका खर्चा हो जाता है। आप एट द एंड ऑफ द मंथ देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप एट द एंड ऑफ द मंथ देख रहे हो कि आपके पास 1000 रुपये बचा, तो आप सबसे पहले क्या जाओगे कि पहले आपके पास कितना पैसा था। फॉर एग्जाम्पल पहले आपके पास 10,000 रुपये था, इसमें से यार आपने सब्जी में कुछ खर्चा किया, आपने कपड़ों में कुछ खर्चा किया, आपने रेंट दे दिया, आपने सैलरी दे दी, आपने हर चीज़ करी, तो 10,000 से आप 1,000 तक पहुँचे। तो अब अगर आपको 1,000 से 10,000 तक पहुँचना है तो आप क्या करोगे? जितना भी खर्चा किया है उसको प्लस कर दो, जितनी भी इनकम आई है उसको माइनस कर दो, आप वापस इस फिगर पे पहुंच जाओगे। तो हम भी वही कर रहे हैं, हम इस नीचे वाली फिगर से ऊपर वाली फिगर पे जाएंगे। इसलिए जितने भी एक्सपेंस होंगे हम उनको करेंगे यहाँ पर प्लस, और जितनी भी इनकम होंगी हम उनको माइनस कर देंगे। क्लियर है बात को? अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं आंसर ज़रूर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, देखो समझना बात को। यहाँ पर नॉन कैश एक्सपेंस जितने भी होंगे हम उनको ऐड करेंगे। पर नॉन कैश एक्सपेंस होते क्या हैं? देखो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिससे हमारा असलियत में पैसा नहीं जाता, पर वो हमको लॉस देते हैं। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसा होता है यार? देखो डेप्रिसिएशन मेरे फ़ोन पर लग रहा है, फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, ये बोर्ड हर दिन कहीं ना कहीं डेप्रिशिएट हो रहा है, इसकी वैल्यू कम हो रही है। ये मैं लेकर आया था 2,000 रुपये में, जब ये बेचूंगा तो 500 रुपये का बिकेगा, तो वो जो 1,500 रुपये वो क्या लगा? डेप्रिसिएशन लगा। डेप्रिसिएशन क्या है? मेरे जेब से पैसा खर्च नहीं हो रहा। जैसे कि ये 15 साल तक भी रखा रहूँगा तो मेरी जेब में जो पैसा रखा है क्या वो ख़त्म होगा? नहीं होगा, पर ये डेप्रिशिएट तो हो रहा है कहीं ना कहीं। जब मैं इसको बेचूंगा तो लॉस में तो जाएगा ही। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, जो हमारी गुडविल होती है वो भी कम होती रहती है। अगर कम हो रही है तो हम उसको ऐड कर देंगे। तो गुडविल कम होने से मेरी बिजनेस की मेरा पैसा थोड़ी ना जा रहा है, पर तब भी वो मेरे लिए एक लॉस है, वो मेरे को बियर करना पड़ेगा। आगे जाकर वो मेरे को एक लॉस के रूप में सामने आएगा ही आएगा। इसलिए जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस है उनको मैं यहाँ पर पहले ही ऐड कर दूंगा। क्लियर है बात? तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इसका एक सिंपल सा यार एक फॉर्मूला होता है जिसको हम दिल बोलते हैं। तो दिल से आता है डी फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हमारा ऐड हो जाता है, तो ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। तो डी से आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। तो अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, इनको अलग अलग लिखना, पर ये चीज़ जो है डिल का जो फॉर्मूला है तो डी आई लॉस, ठीक है। आई से आता है तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, या फिर कोई भी इंटरेस्ट ऑन बोरिंग भी मैं लिख सकता हूँ। प्रेफरेंस शेयर्स पे इंटरेस्ट दोगे, कुछ भी इंटरेस्ट दे रहा हो। देखो यहाँ पर तुमने इंटरेस्ट को ध्यान से देखना माइनस किया था, तो यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर वो चीज़ प्लस हो रही है। तो याद रखना डबल इफेक्ट आता है, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें सब प्लस हो रही हैं तो डबल इफेक्ट होता है हमेशा। डिविडेंड का और इंटरेस्ट का, रेंट का, इन सब का जो होता है डबल इफेक्ट होता है। अगर यहाँ पर प्लस हो रहा तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस होगा, डबल इफेक्ट ज़रूर आएगा। क्लियर है बात? तो ध्यान से देखना यहाँ पर। अब अगर तुमने कोई भी डिविडेंड रिसीव किया है, चलो उस पर भी आएंगे, तो डी आई एल, एल से जाएगा तुम्हारा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। मेरे को आदत है मशीन लिखने की, तो एसेट जो है अगर उस पर कोई भी लॉस हो रहा है उसको प्लस कर दो, तो आएगा तुम्हारा दिल बन गया, ठीक है। वो वाला मत समझने लगना, ठीक है।
इसके अलावा तुम्हारा हो जाता है ग्रिड, तो लेस करोगे ग्रिड, दैट इज GRID, तो जी से जाएगा गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, तो अगर गेन हो रहा है सेल ऑफ एसेट पर तो वो भी करोगे। इसका मतलब सब समझाता हूँ अभी, ठीक है, अब एक बार लिख देता हूँ। रेंट अगर रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट अगर रिसीव हुआ है, और अगर डिविडेंड रिसीव हुआ है, खुद भी चीज़ रिसीव हुई है, तो उसको क्या करोगे, यहाँ पर माइनस कर दोगे, ठीक है। ये तीनों चीज़ों का एक ही होता है। यहाँ पर तुम देखोगे रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव प्लस हुआ तो यहाँ पर माइनस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा चलता है, ठीक है, इफेक्ट को खत्म करने के लिए। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कैसे हुआ, तुमने भाई किसी भी चीज़ को बेचा, ठीक है, उस पर वो तुम्हें कम की बिकी, तो तुम्हारा ये कैश कुछ नहीं हुआ, कैश तुम्हारे पास आया है, सेल हुआ है, कैश आया है भाई, लेकिन कम आया है, तो जो कमी है वो तुम्हारी नॉन कैश एक्सपेंस में आ गई। समझ में आ रहा, तो इसको भी मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करूँगा। एक बार ये रिकॉर्ड आता है तो मेरे पास क्या आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। तो ये अच्छे से लिख देना भाई, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये चीज़ तुम्हारे पास आ जाती है। इसके आगे का मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको करवाता हूँ, ठीक है। तो अब तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट मैंने किया है, तो देखो इतना एडजस्ट हो पा रहा था, कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑपरेटिंग सरप्लस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज तक निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे हम इसके आगे थोड़ी सी चीज़ें और लिखेंगे, दैट इज इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। देखो करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज क्या होते हैं, करंट एसेट्स का मतलब होता है जितने भी हमारे डेटर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, तो हमारे जो डेटर्स हो गए, ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए, ठीक है, ये छोटी मोटी चीज़ें होती है, बिल रिसीवेबल हो गई, ये सब करंट एसेट्स में आती है। करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आ जाते हैं, बिल्स पेबल हो गए तुम्हारे, शॉर्ट टर्म जो भी हमारी करंट लाइबिलिटीज़ में तुम्हें ये सेक्शन मिल जाएगा, ट्रेड पेबल्स हो गए, ठीक है। इन सबको खत्म करना है। कैसे ख़त्म करेंगे भाई, अगर एसेट बढ़ रहा है तो बताओ, एसेट बढ़ रहा है यानी कि तुमने एसेट को परचेज़ किया है, परचेज़ किया तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, माइनस कर दो। करंट एसेट डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है यानी कि सेल कर दिया, सेल किया तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है, चाहे वो शेयर कैपिटल की हो, तो ये बड़ी लाइबिलिटी थी, इंक्रीज़ हो रही थी, मैंने फाइनेंसिंग में डाला, देखो प्लस किया ना, इंक्रीज़ हो रहा था। तो यहाँ पर भी मेरी जो लाइबिलिटी अगर वो इंक्रीज़ होगी, सेम इफेक्ट आएगा, प्लस होगा, बस ऑपरेटिंग में आएगी, क्योंकि करंट है, ये नॉन करंट है तो वहाँ जा रही है। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, माइनस कर दिया क्योंकि मैंने पेमेंट कर दी। इतना जब सब कुछ कर लेते हो तो एक लास्ट चीज़ बच जाती है, दैट इज टैक्स का एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर तुम कैश जनरेटेड निकाल लोगे, कैश जनरेटेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो कैश जनरेटेड जो आएगा उसको यहाँ पर लिखोगे। अच्छा, इस डैश का बहुत इंपॉर्टेंस है, अगर तुमने डैश एक बार बना दिया तो ऊपर की जितनी भी चीज़ें हैं तुम एडअप कर चुके हो। फॉर एग्जांपल तुमने यहाँ तक ये करा और यहाँ पर एक फिगर लिखी, तो यहाँ पर जो भी चीज़ लिखोगे वो यहाँ पर प्लस हो चुकी है, तो वापस ऊपर अब प्लस नहीं करोगे तुम, उसको समझ में आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो फिगर लिख दिया वो इसका टोटल है। तो इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ पर फिर बना दिया, फिर यहाँ फिर बना दिया, बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है, एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। समझ में आ रहा है ना, जो बंदा चेक करेगा। यहाँ पर तुम्हारा एक फिगर आ चुका है, ठीक है, कैश जनरेटेड, इससे लेस करोगे टैक्स पेड। अब टैक्स पेड कैसे निकालते हैं, उसका भी एक अकाउंट बनता है, वो अभी बताऊंगा। उसको लेस कर दोगे, यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकाल लोगे और यहाँ पर तुम्हारा जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा इतना कर लोगे तो तुम्हारा नेट कैश फ्लो, देखो यहाँ पर दो चीज़ें तीन चीज़ें लिखते हैं। नेट कैश फ्लो लिखोगे अगर प्लस में आंसर आता है, नेट कैश यूज लिखोगे अगर माइनस में आंसर आता है। तो जो भी एक्टिविटी ऑपरेटिंग में लिख दो, यहाँ पर लिख दो। तो यहाँ पर हमने अपनी जो तीनों एक्टिविटीज़ है उसका एक ओवरव्यू ले लिया है। चलो जल्दी से देखते हैं कि वर्किंग नोट कैसे बनता है और उसके बाद देखेंगे कि वो जो हमारे प्रोविजन फॉर टैक्स है, एसेट अकाउंट है, वो कैसे बनते हैं। चलो यार अब हम लोग करने वाले हैं हमारा वर्किंग नोट, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो कैसे निकलता है। तो जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था ये वाला, इसको हमको कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपकी नज़र जाना चाहिए बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस पर। तो वो जो रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है उसमें एक नोट नंबर दिया होता है। नोट नंबर में क्या दिया होता है कि सरप्लस दैट इज बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, उसके 2 ईयर के दिए होंगे, तो क्लोजिंग और ओपनिंग हम वहाँ से ले सकते हैं। पर अगर नोट नंबर नहीं दिया हो रिजर्व्स एंड सरप्लस का, तो डायरेक्टली रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो 2 कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखोगे, सरप्लस दैट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
सरप्लस दैट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट पूरा लिख लेना, बुक में दिखा दूंगा मैं। ठीक है, वो चीज़ होती है, तो इसको अपन लेस कर देंगे। तो यहाँ पर कोई एक फिगर आया, फॉर एग्जांपल 1 लाख आया, यहाँ पर 50,000 आया, यहाँ पर जाके तुम्हारा 50,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लेस कर देना। 50,000 तुम्हारा अमाउंट आ चुका है। ठीक है, तो यार जब एक बार तुम यहाँ तक पहुँच जाते हो ना, तो अब तुमको सिर्फ एक छोटी सी चीज़ याद रखना है, दैट इज टिप, TIPP। टी से आता है ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व, तो ऐड करोगे ट्रांसफ़र ऑफ जर्नल रिजर्व। डायरेक्टली बता देता हूँ, ये एडजस्टमेंट में ज़्यादा तक मिलता है, इसको कर लेना। आई से आता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड यार इंपॉर्टेंट है, इंटरिम डिविडेंड जो है तुम्हें एडजस्टमेंट में ही मिलेगा, उसको वहाँ पर करके फिक्स कर देना। ठीक है, प्रोविज़न फॉर टैक्स, देखो भाई प्रोविज़न फॉर टैक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तुम जो भी चीज़ ले रहे होगे, तुम्हारा जो जर्नल रिजर्व होगा वो यहाँ पर डायरेक्टली तुमको मिल जाएगा, ज़्यादा तुमको माइनस प्लस नहीं करना पड़ेगा। इंटरिम डिविडेंड जो रहेगा डायरेक्टली मिल जाएगा तुमको वर्किंग नोट में। प्रोविजन फॉर टैक्स जो है, याद रखना, अगर तुमको प्रोविजन फॉर टैक्स मिलता है तो यहाँ पर करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स आता है। समझ में आ रहा है? करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पर आता है। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है तो करंट ईयर का लोगे, डिफरेंस नहीं लोगे। इसी के साथ साथ अगर प्रपोज्ड डिविडेंड दिया हुआ है, कहीं पर भी प्रपोज डिविडेंड की बात की गई है, तो हमेशा प्रीवियस ईयर का लोगे। यहाँ पर इनका डिफरेंस लिया जाता है, यहाँ पर प्रीवियस ईयर का लिया जाता है, हमेशा याद रखना। अब ये जो दो चीज़ें हैं इनका डबल इफेक्ट आता है। ठीक है, अगर इसकी फॉर एग्जांपल तुमने डिविडेंड, मैंने हमेशा बताया डिविडेंड है, तो अगर डिविडेंड यहाँ पर तुम प्लस कर रहे हो, ये सब चीज़ें प्लस होंगी। ठीक है, एक भी चीज़ माइनस नहीं होने वाली, सब चीज़ें प्लस होने वाली। तो यहाँ पर अगर तुम्हारा डिविडेंड जो है प्लस हो रहा है तो फाइनेंसिंग में माइनस होगा। सेम विथ प्रपोज डिविडेंड, यहाँ पर अगर करंट ईयर का प्रीवियस ईयर का प्लस हो रहा है तो यहाँ पर प्रपोज्ड डिविडेंड माइनस होगा। कौन सा? करंट ईयर का। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर तुम्हारा जो प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स जो है अगर वो करंट ईयर का वहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर तुम प्रीवियस ईयर पे, यहाँ जो टैक्स पेड है ना प्रीवियस ईयर में, प्रोविजन फॉर टैक्स में यहाँ पर माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पूरी की पूरी चीज़ें तुम्हारी हो जाती है। वर्किंग नोट हमने देख ली हैं। अब चलो यार जल्दी से चलते हैं हमारे अकाउंट्स की तरफ कि वो अकाउंट कौन कौन से हैं जो कि बनाए जाते हैं। चलो यार, तो यार अब हम लोग करेंगे हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट क्यों बनता है वो चीज़ समझो। देखो, सबसे पहली बात तो ये एक लाइबिलिटी है। जितने भी प्रोविजंस रिजर्व होते हैं सब लाइबिलिटी होते हैं, उनका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पर आता है। पर हम लोग बना क्यों रहे हैं, हम प्रोविजन फॉर टैक्स को क्यों बना रहे हैं? क्योंकि देखो भाई, हमको पहले से पता था कि प्रोविजन फॉर टैक्स का काम दो जगह पर आता है, एक तुम्हारे वर्किंग नोट में और एक कैश जनरेटेड के बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। अब क्या होता है, जब भी तुमको तुम्हारी जो बैलेंस शीट होती है उसमें दो अमाउंट तुमको प्रोविजन फॉर टैक्स के ऑलरेडी दिए होते हैं। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया होता है और यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल तुम्हें दिया हुआ है 50,000 का इसका ओपनिंग अमाउंट है, क्लोजिंग अमाउंट तुम्हारा 1 लाख रुपए का है और टैक्स जो प्रोवाइड किया गया है ड्यूरिंग द ईयर दैट इज 70,000 रुपीज़। ठीक है, तुमने क्या किया, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लाइबिलिटी है। टू बैलेंस कैरेट डाउन, इसके अपोजिट हमेशा आएगा, ये चीज़ भी हमको पता है। यहाँ लिखा तुमने 1 लाख, यहाँ लिखा तुमने 50,000, टैक्स प्रोवाइड किया तो जो टैक्स प्रोवाइडेड है वो हमेशा इस साइड आएगा। ठीक है, याद रखना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, ऐसे करके ये चीज़ आती है। एंड यहाँ पर तुम्हारा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L में क्या जाएगा तुम्हारा 70,000 रुपये। ठीक है, तो आएगा 1,20,000 और ये कितना हो गया 1 लाख हो गया। 20,000 का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस आएगा उसको तुम लिखोगे टू बैंक अकाउंट से और यहाँ पर लिखोगे तुम टैक्स पेड। क्लियर हो रही है बात? जब इस चीज़ को लिखोगे तो 20,000 तुम्हारा यहाँ पर आएगा, बैलेंसिंग यहाँ पर कर देना और तुम्हारा अकाउंट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बट ये चीज़ क्यों निकाली, कहाँ पर करना है, हमेशा याद रखना। जो भी तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर इस साइड आता है, डेबिट साइड का जो अमाउंट होता है ना उसको हम टैक्स पेड बोलते हैं। टैक्स पेड यानी कि ये कहाँ पर जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। यह हमारा जो वर्किंग नोट में दिया था ये सिंपल अमाउंट था, ये हमारा सिंपली जो प्रोविजन फॉर टैक्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स वहाँ पर जाकर ऐड अप हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है हम इन चीज़ों को करते हैं। और यहाँ पर बस एक छोटा सा अकाउंट है जो कि तुमको बनाना था और ऐसे करके तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम एक बड़ा क्वेश्चन करने वाले हैं लास्ट में, उसमें फिर से जब मैं ये करूँगा तो आप बताना कहाँ पर क्या होता है और ऐसे करके आपकी एक और बार प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलो यार अब आगे बढ़ते हैं हमारे एसेट अकाउंट की तरफ।
तो चलो यार आगे बढ़ते हैं हमारे जो एसेट अकाउंट है उसकी तरफ। थोड़ी सी राइटिंग मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है मुझे पता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, जब भी हमको एसेट अकाउंट बनाना होता है तो उसमें हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है उसको समझो, क्यों बना रहे हैं उसको समझो। देखो समझना बात को, हमको जब भी फिक्स एसेट अकाउंट दिया होता है और कोई भी एडजस्टमेंट उसका नहीं दिया होता, हम फिक्स एसेट अकाउंट में डायरेक्टली देखेंगे कि देखो उसका ओपनिंग बैलेंस क्या है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको एक बिल्डिंग के बारे में सपोज दिया हुआ है और उसका ये ऊपर की इन्फॉर्मेशन छोड़ दो, सिर्फ इतना दिया हुआ है कि 6 लाख की थी, 6 लाख की थी, आप उसको कुछ नहीं करोगे उसका। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहले 6 लाख दिया होता, यहाँ 5 लाख दिया होता, तो आप कहते हैं कि यार परचेज करिए बिल्डिंग, चलो उसको इन्वेस्टिंग से माइनस कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहले 6 लाख दिया होता पिछले साल का, इस साल 5 लाख की हो गई, यानी कि 1 लाख से कम हुई है। 1 लाख से कम हुई है यानी कि यहाँ पर उसका सेल हो चुका है, तो 1 लाख का सेल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे करके हम सिंपली इन्वेस्टिंग में इसको कर देते। पर प्रॉब्लम क्या आई, यहाँ पर हमको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आ गए, सॉरी एडजस्टमेंट्स आ गए, इन्वेस्टमेंट आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सबसे पहली बात हमको यहाँ पर क्या होता है, एक बुक वैल्यू दी रहती है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो तुम्हारा आएगा ना तुम्हारे एडजस्टमेंट्स में, वो कैसा आएगा कि एन ओल्ड बिल्डिंग ऑफ बुक वैल्यू 63,000 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000। ठीक है, और फिर एक नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमको और दिया हुआ है, दैट इज बिल्डिंग जो है वो हमने परचेज की हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देना, तुमको यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस लिखने पड़ेंगे। कैसे लिखोगे? फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्या होता है, एसेट होता है कि लाइबिलिटी होती है? ऑफ कोर्स एसेट होता है, नाम में ही है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं फिक्स्ड एसेट की जगह यहाँ पर लिखूंगा बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग एक एसेट है, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ पर डेबिट साइड आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पर ये टोटलिंग हो जाएगी। ठीक है, पहले ही कर दी मैंने 6 लाख, 6 लाख हो गया। बात बिल्कुल क्लियर है। जो भी पैसा आ रहा है उसको यहाँ पर लिखो। तो जो भी तुम सेल कर रहे हो, देखो समझना बात को, सेल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 63,000 की थी, 5,000 के लॉस पे बेची। समझना बात को, ओरिजिनल वैल्यू 63,000 की थी, इसको लॉस में बेची, तो लॉस को माइनस कर दो, कितना हो गया, 58,000 हो गया। क्लियर है बात? तो 58,000 बाय बैंक को डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया था 11th क्लास में, इस साइड आता है बाय बैंक 58,000। डेप्रिसिएशन पड़ा था बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन भी यहाँ आता है। क्या मेरे को डेप्रिसिएशन दिया हुआ है? नहीं दिया, तो मैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट डायरेक्टली खाली छोड़ दूंगा। ठीक है, लॉस मेरे को दिया हुआ है, तो बाय लॉस को मैं लिखूंगा बाय P&L अकाउंट के उससे, या फिर बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर लॉस मेरे को 5,000 का हुआ है। फाइनली मेरे को बिल्डिंग परचेज दिया हुआ है, तो ये मेरा एडजस्टमेंट हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये बस बचा था बिल्डिंग परचेज, वो मैंने 75,000 को यहाँ पर लिख दिया टू बैंक के नाम से। परचेज किया तो टू बैंक अकाउंट आएगा। सब कुछ हो गया, डेप्रिसिएशन नहीं मिला, यानी कि बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। तो जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए डेप्रिसिएशन का 12,000 रुपीज़। ठीक है, मैंने डायरेक्टली देख लिया भाई, टाइम कम है, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करके टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके तुम्हारा जो आंसर है वो हो जाता है। अब हो सकता है तुमको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन भी दिया हो, तो परचेज नहीं दिया होगा तो परचेज निकाल लो, बाय बैंक नहीं दिया तो बाय बैंक निकाल लो। मतलब समझ में आ रहा, कोई भी एक चीज़ तुमको नहीं मिली होगी, तुमको वो निकालना पड़ेगा। इसको कहाँ कहाँ पर पुट करोगे? टू बैंक यानी कि परचेज और सेल तुम्हारा कहाँ चला जाएगा, इन्वेस्टिंग में। तो ये दोनों चीज़ें टू बैंक और बाय बैंक जाएगी तुम्हारी इन्वेस्टिंग में। डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है, नॉन कैश एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग में चला जाएगा। बाय P&L अकाउंट लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है। अच्छा, लॉस की जगह यहाँ पर प्रॉफिट भी आ सकता है, तो टू P&L लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझना, टू P&L और जो बाय P&L है, लॉस और प्रॉफिट वो दोनों जाता है नॉन कैश एक्सपेंस में, दैट इज ऑपरेटिंग। यानी कि ये डेप्रिसिएशन और ये जाएगा तुम्हारा ऑपरेटिंग में, बाकी ये बाय और टू ये जो बैंक है वो चलाएगा इन्वेस्टिंग में। ऐसे करके तुम इस बिल्कुल क्वेश्चन को खत्म कर दोगे, इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया एक लेवल, ये था फर्स्ट लेवल ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट। इसके बाद एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट और बनाना है, और उसका कोई भी अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, तुम्हारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। चलो यार उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। तो यार अब चलो बढ़ते हैं हमारे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की तरफ। तो देखो यार, फिक्स्ड एसेट अकाउंट यहाँ पर भी बनेगा और नॉर्मली भी बनेगा। ठीक है, इस मेथड को हम बोलते हैं एट कॉस्ट मेथड। तो एट कॉस्ट आपको ऐसा लिखा हो सकता है कि एट कॉस्ट दिया हो, अगर नहीं भी दिया हो तो उसको पहचानने का तरीका क्या है कि जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हो और उसके साथ एडजस्टमेंट में भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हो, तो भाई आपको फिर जो है अकाउंट दोनों बनाने पड़ेंगे। और इसके आने के चांसेस मेरे हिसाब से 95% है, ये आना ही आना है, ये आएगा। और प्रोविजन फॉर टैक्स शायद आएगा, पर ये ज़रूर आएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है ज़्यादातर एडजस्टमेंट कवर होते हैं। ठीक है, करना क्या पड़ेगा,
सबसे पहले मशीनरी अकाउंट दिया होगा, मशीनरी अकाउंट पिछले बार की तरह, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया होगा, कॉस्ट ऑफ मशीन वही, एंड अ मशीन कॉस्टिंग 80,000 विथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 40,000 वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10,000। ऐसे करके तुमको पूरा स्टेटमेंट दिया होगा, ठीक है। तुमको क्या करना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भाई 1055 दिया हुआ है, 1055,000, 16,75,000, दो चीज़ें आ गई। बाय बैंक, अब बाय बैंक कैसे निकालोगे, सेल प्राइस कैसे निकालोगे, कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है 80,000, लॉस पर सेल हुई 10,000 की, 10,000 का लॉस पिछली बार की तरह माइनस किया, ठीक है, लॉस पर हुई है। लेकिन यहाँ डेप्रिसिएशन भी तो है, तो डेप्रिसिएशन लगा के सेल करोगे ना। ये बोर्ड है, ये बोर्ड कितने का था, 80,000 रुपये का था। इस पर पहले मैंने डेप लगाया कि भाई कितना इसका वैल्यू कम हुई है, तो वैल्यू कितनी कम हुई, 40,000। फिर उसके भी लॉस पे किया, तो 80 में से 10 किया, कितना हुआ 70, 70 में से 40 किया, वो 30,000 तुम्हारा जो है वो हो जाएगा। तो 30,000 तुम्हारा बाय बैंक आ गया। अच्छा, अगर तुमको यहाँ पर क्या होता है, लॉस की जगह प्रॉफिट की, प्रॉफिट है 10,000 का, तो क्या करते, इसी को प्लस कर देते, ठीक है। तो ऐसे करके तुम आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 30,000 तुम्हारा बाय बैंक आ गया। कुछ परचेज नहीं हुआ है, कुछ परचेज तो नहीं किया ना इन लोगों ने, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, कुछ भी परचेज नहीं हुआ है, ठीक है। डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन, अब तुम लोग बोलोगे कि भैया क्या करना चाहिए यहाँ पर तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है, तो सिंपल सी बात है, अगर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुका है तो हमको इस मशीन का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। और जब हमको एक सिंगल मशीन का डेप्रिसिएशन निकालना रहता है तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के थ्रू इस मशीन का जो है डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ अभी हो जाएगी। टू बैंक में नहीं दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, तो बाय P&L अकाउंट कर दूंगा, या बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितना 10,000 यहाँ पर कर दिया। अब दो फिगर यहाँ पर गायब है, ठीक है। तो एक फिगर हम यहाँ से निकाल के इसको बैलेंसिंग फिगर, तो पक्का यहाँ पर यही बैलेंसिंग फिगर आने वाला है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का मतलब होता है ये एक लाइबिलिटी है, क्यों, क्योंकि हम इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। आ गई ना, 11th क्लास याद आ गई ना, और ये तो बिल्कुल याद नहीं होगा, मुझे पता है। अब क्या करोगे, पर्टिकुलर अमाउंट बाय बैलेंस। अब ये मत पूछना कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों आया, प्रोविजन है बेटा ये, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा 1,40,000 यहाँ पर आएगा, 2,10,000 यहाँ पर आएगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब यहाँ पर मेरे को जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो दिया हुआ है 40,000, तो मैं क्या करूँगा, टू एसेट या फिर टू मशीनरी, डायरेक्टली एसेट लिखते हैं, मतलब बेसिकली जो भी लिखा हो टू मशीनरी लिख करके यहाँ पर जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया गया 40,000 वो यहाँ पर लिखूँगा, और यहाँ पर बाय बैलेंस यहाँ पर मैं निकालूंगा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो अब तुमको याद आ गई होगी उसकी, हमारे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट की। तो यहाँ पर जब भी मैं इसका बैलेंसिंग निकालूंगा तो ये आएगा 2 लाख में 40 किया, 250 हो गया, 140 किया, तो ये जाएगा 110। चेक कर लेता हूँ, बहुत जल्दीबाजी में किया मैंने, हाँ ठीक है सही। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर ये आएगा। अब बात आ जाती है कि यार कैसे पता चलेगा कि ये वाला बैलेंसिंग फिगर आएगा कि ये आएगा। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। ये जो अकाउंट हमको दिया था ना, जो क्वेश्चन दिया था, यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीन का दिया हुआ था। तो अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन में मिलता है कि यार मशीन कॉस्टिंग 40,000 जिस पे डेप्रिसिएशन लगा हुआ था 40,000 का, समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हो जहाँ पर वहीं पर लिखा हो कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस मशीन का इतना है, तो उसको हमेशा यहाँ पर लिखो, क्योंकि ये हम इसी का डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिख रहे होते। तो ये कौन सा डेप्रिसिएशन होता है, ये होता है पूरे साल भर का, ये होता है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। तो अगर क्वेश्चन में आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना दिया हो और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर दिया हो, तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ पर पुट आउट करोगे, क्योंकि फॉर द ईयर का होता है। सिमिलरली जब हम लोग बात कर रहे थे प्रोविजन फॉर टैक्स की, उसमें भी सेम हो रहा था। जो टैक्स ड्यूरिंग द ईयर था वो यहाँ पर आता है, और टैक्स प्रोवाइडेड यानी कि उस टाइप का जो टैक्स पेड होता है वो इस साइड पर आता है। टैक्स प्रोवाइडेड यहाँ पर आता है और पूरे साल का यहाँ पर आता है। तो मतलब क्लियरली बात समझ रहे हो, जो भी चीज़ क्रेडिट पर आती है वो हमेशा फॉर द ईयर की होती है, पूरे साल की होती है, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर मशीन की है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर मशीन का 40,000 दिया हुआ था, मैंने यहाँ पर 1,10,000 का बैलेंसिंग फिगर निकाला। तो ये जो 40,000 है इसी को मैं यहाँ पर लिखूँगा, क्योंकि फॉर द ईयर का नहीं है, ये इसी मशीन का है। और मैं यहाँ पर निकालूंगा टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट यहाँ पर जो है हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, देख लेता हूँ क्या हो जाता है हमारा बैलेंसिंग फिगर, 7 लाख रुपए, ठीक है 7 लाख हो जाएगा मेरा यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्लियर हो जाता है।
तो भैया फिर ये अकाउंट क्यों बनाया, यहाँ तो पहले से ही दिया होता है। भैया ये अकाउंट नहीं बनाओगे तो फिर ऑपरेटिंग में क्या डालोगे, तो ऑपरेटिंग का फिगर ये जो जाता है कहाँ पर जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ये तुम्हारा कहाँ चला जाएगा, ये तुम्हारा इसके लिए निकालने के लिए हो गया, इस वाले के लिए। तो अगर ये बैलेंसिंग फिगर आता तो तुम इसको कहाँ पर पुट करते, इसमें पुट करते, ये आ जाता। और इसका मैं तुम्हें बता चुका हूँ कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें आती हैं। ये दोनों इन्वेस्टिंग में जाएगा, टू बैंक बाय बैंक, बाकी सब ऑपरेटिंग में डाल देना। इनको इग्नोर कर देना, इसको भी इग्नोर करना, इसको भी इग्नोर करना। इनका कोई काम नहीं है भैया, ये पहरेदार हैं, इनका कोई काम नहीं है। इनको हटाओ, इनको बाय बैलेंस गेट आउट कर दो, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा जो ये अकाउंट है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो चलो यार, अब हम लोग करेंगे एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन जहाँ पर हम देखेंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ जाती है, कैसे सॉल्व किया जाता है कैश फ्लो को कम से कम टाइम में। तो यार सबसे पहले यहाँ पर जो है बैलेंस शीट हमको देखना पड़ेगा। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो बैलेंस शीट, यहाँ पर एक एक चीज़ दी हुई है और इन सबका एडजस्टमेंट होगा। तो सबसे पहला काम है मार्क करो कि किस चीज़ का एडजस्टमेंट दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे को बिल्डिंग का एक एडजस्टमेंट दिया गया है, एक ओल्ड बिल्डिंग का एडजस्टमेंट दिया, यानी कि ये किससे रिलेटेड है, फिक्स्ड एसेट में जो बिल्डिंग दी है उससे रिलेटेड। तो मैं पहले उसको मार्क कर लूँगा। देन टैक्स प्रोवाइडेड दिया गया है, तो टैक्स प्रोवाइडेड यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। तो यहाँ पर 3 एडजस्टमेंट हमारे पास हैं, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं शेयर कैपिटल यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल की 6 लाख से 4 लाख कहाँ पर जाएगा, हमेशा फाइनेंसिंग में जाएगा। तो यहाँ पर पहले 4 था अब 6 हुआ। तो अगर पहले 4 था अब 6 हुआ तो इशू हो गया है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल हुआ है कितने से, 2 लाख रुपए से। तो यहाँ पर तुमको लिखना पड़ेगा ऐड इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल। देन नेक्स्ट आता है तुम्हारा रिजर्व एंड सरप्लस, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने तुमको क्या बताया था, रिजर्व एंड सरप्लस का या तो तुमको यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स में दिया होगा या तो डायरेक्ट दिया होगा। यहाँ डायरेक्ट दिया है तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पर, सरप्लस दैट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, ऐसे करके पूरा पूरा लिखोगे। फिर लेस करोगे सरप्लस दैट इज ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग और क्लोजिंग को यहाँ पर लेस करोगे, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा जो ओपनिंग बैलेंस है दैट इज 1 लाख और 2 लाख, ठीक। तो 2 लाख यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस, 1 लाख यहाँ पर आ जाएगा माइनस में, और 1 लाख जो है तुम्हारा यहाँ पर बैलेंसिंग जो है यहाँ पर इसका आ जाएगा। नाउ थर्ड इज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो होती हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स यहाँ पर तुम्हारी नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ यानी कि 2 लाख से 1 लाख हुई है, तुमने कोई चीज़ बोरो करी है, कहाँ पर आएगा, ऑफकोर्स यहाँ पर तुम्हारा जो फाइनेंसिंग है उसमें ये चीज़ आएगी क्योंकि तुमने कोई चीज़ बोरो करी। तो पहले 1 लाख था अब 2 लाख हुआ है, सॉरी पहले 2 लाख था अब 1 लाख रुपया हुआ है, यानी कि कम हुई है। तो लेस डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इसका मतलब बेसिकली बैंक लोन से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लाख का यहाँ पर आ जाएगा जो कि माइनस में होगा। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म बोरिंग दैट इज बैंक लोन। याद रखना ये चीज़ करंट लाइबिलिटीज़ में दी होती है बैंक लोन, पर ये होता है फाइनेंसिंग का। तो इसको कभी भी आप भैया करंट लाइबिलिटी समझ के ऑपरेटिंग में मत डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक लोन आता है 10,000 है, ख़त्म कर दिया है। तो लेस डिक्रीज इन बैंक लोन, कितना हो गया तुम्हारा, 10,000 से लेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी, ख़त्म हो गया। नाउ नेक्स्ट इज ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स मेरा कब आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद आता है। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए ऊपर थोड़ी जगह छोड़ देना भाई, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखना, उसके नीचे तुमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अब ट्रेड पेबल्स जो है हमारे यहाँ पर, जो ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स है पहले 60 थे अब 45 हो गए, कम हो रहे हैं। तो लेस करोगे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स दैट इज कितने से, 15,000 से, ओके। अगर मैं कहीं पर गलत हूँ तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना। अब यहाँ पर हमारा आ जाता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनेगा, डायरेक्ट बना ही लेते हैं, जल्दी जल्दी बन जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स में मैंने बताया था कि तुम्हारा पर्टिकुलर अमाउंट होता है। तुम्हारा जो इसका प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है दैट इज 70 और 40। तो 40,000 तुम्हारा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 40 यहाँ पर आएगा, 70,000 यहाँ पर आएगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन से। अब देखो जरा नीचे क्या हुआ है, टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। मैंने क्या बताया, जब भी टैक्स प्रोवाइडेड या कुछ भी चीज़ दी हुई है, जब तक टैक्स पेड नहीं दिया तब तक तुम यहाँ पर नहीं लिखोगे। टैक्स पेड दिया यहाँ पर लिखोगे, उसके अलावा कुछ भी चीज़ दिया, टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, क्या लिखोगे, 80,000 यहाँ पर लिखोगे। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L करके मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, दैट इज 80,000, ठीक है। टू बैंक आ जाएगा, तो यहाँ पर तुम्हारा टू बैंक कितना जाएगा,
80 है, 40 है, 120 हो गया, 120 में 70, 50,000 आएगा तुम्हारा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 120, ये भी तुम्हारा हो जाएगा 120। ऐसे करके बैलेंस कर देना, पर्टिकुलर अमाउंट लिख देना, ठीक है। अब ये कहाँ पर जाएगा, टू बैंक अकाउंट जो टैक्स पेड है वो यहाँ पर लेस होगा। तो यहाँ पर तुम्हारा जब कैश जनरेटेड निकलेगा ना बेटा, तो कैश जनरेटेड में से लेस कर दोगे तुम टैक्स पेड। तो टैक्स पेड तुम्हारा कितना आ गया यहाँ पर, 50,000 आ गया। इसको तुम लेस करोगे और 70,000 यहाँ पर तुम ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स करोगे। तो ये सब चीज़ें तुम्हें डाइवर्बल इफेक्ट जो होते हैं वो साथ में करते आना है। तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा टैक्स दैट इज 80,000, सही है, ठीक है। आगे आते हैं हम अपने फिक्स एसेट्स की ओर। तो टैंजिबल यानी कि बिल्डिंग है, इसका हमको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसका एडजस्टमेंट दिया हुआ है। यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो सिर्फ फिक्स एसेट का अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ठीक है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन पहले यहाँ पर लिख दो। जो चीज़ें तुम्हें पता है सबसे पहली बात वो तो ज़रूर करके आना है पेपर में, ठीक है। बाकी का बाद में देखेंगे। तो मेरे को टू बैलेंस और बाय बैलेंस का राइट डाउन तो आना ही है। तो बिल्डिंग का यहाँ पर 6 लाख दिया। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने पता कौन सा लिया है, जो मैंने अभी तुम लोगों को करवाया था, ठीक है। तो इसका सेम ही आएगा आंसर। तो 6 लाख ले लिया है। इसका जो परचेज है तुम्हारा बुक वैल्यू दैट इज 63,000, लॉस हुआ 5,000 का। तो तुम्हारा कितना हो गया यहाँ पर, 58,000 हो गया तुम्हारा बाय बैंक, 58,000। देख सकते हो क्वेश्चन में देखते जाना है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुमने, मुझे ये लग रहा है। उसके बाद फिर हो जाता है तुम्हारा लॉस। तो लॉस तुम्हें 5,000 का हुआ, तो बाय पी एन है 5,000 का लॉस हुआ है। ये सब हो गया। यहाँ पर टू बैंक निकाल लोगे, सॉरी टू बैंक तो दिया हुआ है। टू बैंक अकाउंट बिल्डिंग परचेज करिए दैट इज 75,000 की, यहाँ पर आ जाएगा। तो बाय डेप्रिसिएशन तुम्हारा, भाई हर्ष टू बैंक तुम्हारा 75,000 दिया हुआ है। तो बाय डेप्रिसिएशन तुम्हारा जो है वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो बाय डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा कितना आएगा, एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से। तो डेप्रिसिएशन तुम्हारा आएगा 12,000 रुपये। ओके, तो 12,000 तुम्हारा यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ चुका है। उसके नीचे तुम टोटल कर देना। डेप्रिसिएशन सबको पता है यहाँ पर जाता है, तो ऐड कर दूंगा डेप्रिसिएशन 12,000 से, ठीक है। अब 12,000 से जब ऐड हो जाएगा तो अब उसका आ जाएगा पेटेंट्स। अब ज़रा पेटेंट्स को देखो, पहले 50,000 थे, अब 45,000 हो गए, डिक्रीज़ हो रहे हैं। अगर इंक्रीज़ हो रहे होते तो मैं डालता इन्वेस्टिंग में, पर क्योंकि डिक्रीज़ हो रहे हैं तो मैं यहाँ पर डालूंगा ऐड अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स, ठीक है। कितने से हो रहे हैं ज़रा एक बार ध्यान से देख लेता हूँ। 60 से 45, नहीं 50 से 45 हो रहे हैं, 5,000 से हो रहे हैं। तो 5,000 यहाँ पर ऐड कर दूंगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक चीज़ मिस कर दी थी, तो देखो मेरी गलती हो रही है, आपको सीखना है इससे। फिक्स एसेट अकाउंट बनाया था, डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिखा, साथ ही साथ इन्वेस्टिंग की भी चीज़ें लिखो। बाय बैंक का 58,000, तो ऐड करोगे सेल ऑफ बिल्डिंग 58,000। टू बैंक यहाँ पर लेस करोगे, टू परचेज ऑफ बिल्डिंग दैट इज 75,000 लेस करोगे। अब यहाँ पर क्या बचा, ये तीनों हो गए। लॉस हुआ है 5,000 का, तो उसको यहाँ पर तुमको लिखना पड़ेगा दैट इज ऐड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी या बिल्डिंग। कितने का हुआ है, 5,000 का हुआ है, ठीक है। ये चीज़ हमने कंप्लीट कर ली, उसका भी कंप्लीट कर लिया, इसका भी कंप्लीट कर लिया। अब आता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो पहले हमने आ रहा 0 था, अब 75,000 हो गया। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो कहाँ पर हो जाएगा, ये बढ़ रहा है 75,000 से, तो ऐड कर दोगे लेस करोगे, परचेज हो रहा है ना 75,000, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, NCI से लिख दिया मैंने, दैट इज 75,000, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा जाता है इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स। तो इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल दोनों करंट एसेट्स हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पर आएगा। तो जो हमारा इन्वेंट्रीज होती हैं वो यहाँ पर 10,000 से 15,000 यानी कि इंक्रीज हो रहा है, परचेज हो रही हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इंक्रीज हो रही है, सॉरी, तो यहाँ पर आएगा लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज दैट इज 5,000, तो लेस कर देना। ट्रेड रिसीवेबल्स मेरे 120 से 195 जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, समझ गए होगे तुम लोग। यहाँ पर जो है डेटर्स लेस हो जाएंगे, लेस डेटर्स कितने से लेस होंगे यार, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। लेस इंक्रीज इन डेटर्स
1 लाख कैंसिल, 95, 85, 75,000, ठीक है, 75,000 से लेस हो जाएंगे। तीनों चीज़ें लेस हो रही हैं यार यहाँ पर। तो ऐसे करके जितनी भी चीज़ें थी यहाँ पर अब हमने उसको कवर कर लिया है। अब हमको क्या करना है यहाँ पर, बस जो भी चीज़ें हैं उसको प्लस माइनस करके ख़त्म करना है, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या है और समझा देता हूँ, जो कि शायद मैंने पहले नहीं समझाया था, तो उसको यहाँ पर अच्छे समझना। जो भी चीज़ हमारी आएगी हम उसको लिखेंगे नेट इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और फिर जो टोटल आएगा हमारा वो आएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसका मतलब समझ रहे हो, तुमको आंसर ऑलरेडी गिवन, समझ में आ रहा है? इसको इक्विवेलेंट्स कर लो, यानी कि तुम्हें जो कैश फ्लो होता है उसमें आंसर ऑलरेडी गिवन होता है। यानी कि अगर तुम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को देखोगे तो वहाँ पर 30,000 और 85,000 दिया हुआ है, यानी कि तुम्हारा टोटल आंसर पता है क्या है, 85,000। ये मैं पहले ही लिख रहा हूँ। तो 85,000 तुम्हारा टोटल आंसर होगा, और 30,000 तुम यहाँ पर प्लस करोगे, तो यहाँ पर ऐसा फिगर आना चाहिए जिसको या तो प्लस माइनस करके मुझे ये फिगर मिले। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पर ये फिगर जो आएगा वो 85,000 बनाएगा। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हमने सही किया है या गलत किया है। तो इसके मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ और कैलकुलेशन करके आपको जल्दी से बताता हूँ। तो यार यहाँ पर मैंने जो है ध्यान से नहीं देखा, तो यहाँ पर जो हमारा प्रपोज डिविडेंड था वो रुक गया था। तो प्रपोज डिविडेंड का और एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो यहाँ जो प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है उसको मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। तो कितना दिया हुआ है यहाँ पर 60,000 दिया गया था, तो 60,000 मैंने ऐड कर दिया, और 60,000 ही लेस करने को बोला गया तो लेस कर दूंगा मैं प्रोविजन फॉर टैक्स 60,000। और यहाँ पर जो है मेरा जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है पूरा क्वेश्चन। इसका जो हम करते हैं तो यहाँ पर 1,80,000 तो हो जाएगा, 1,80,000 60,000 करेंगे तो हो जाएगा 240, ठीक है। तो 240 यहाँ पर मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को आप 2,40,000 यहाँ पर कर लोगे, तो 2,40,000 यहाँ पर लिखूंगा तो मेरा 22,000 ये हो जाएगा, तो 262,000 यहाँ पर आ जाएगा। 262,000 में से मैं इन सबको माइनस करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा आना चाहिए यहाँ पर 1,67,000। तो 1,67,000 आप लोग ऐड माइनस करते रहना, मेरे हिसाब से सही है बिल्कुल, ठीक है। और 50,000 माइनस करना है, 1,17,000 जो है वो मेरा एक्चुअल फिगर आएगा। तो देखो याद रखना, जो मेरा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ रहा है वो प्लस में आ रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ प्लस में आ रही है उसको मैं साइड में लिख दूंगा, तो यहाँ पर ये बार बना देना, और साइड में लिख दोगे तुम कितना, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 1,17,000। उसके बाद यार इन्वेस्टिंग का तुम्हारा देख लेते, तो इन्वेस्टिंग में अगर तुम देखोगे तो एक माइनस में फिगर यहाँ पर आएगा। तो माइनस में कितना फिगर आएगा, 92,000 आएगा। तो 92,000 जो है मेरा नेट कैश यूज्ड यहाँ पर मैं लिखूँगा। यहाँ पर मैंने नेट कैश फ्लो लिखा था, यहाँ पर मैं यूज लिखूँगा क्योंकि यहाँ पर माइनस में आ रहा है, और 92 को यहाँ पर माइनस में कर दूंगा। अब मेरा फाइनेंसिंग का आंसर कितना जाएगा, यहाँ पर अगर मैं इन सबको करता हूँ तो 2 लाख में से 1 लाख गया, 1 लाख में से 70,000 गया, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 30,000 जो है तुम्हारा यहाँ आंसर आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्लो। अब मैं क्या करूँगा, जब मेरा इतना हो जाता है तो 1,17,000 माइनस 92 प्लस 30 करूँगा, तो यहाँ पर मेरा कुछ आंसर आएगा। तो वो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, अगर आप चेक करोगे दैट विल बी 55,000। 55,000 यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है, ऐसे करके। तो 55,000 यहाँ पर आएगा, इसका प्लस, इसमें प्लस करूँगा 30,000, 85,000 जो है मेरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो यार इसी के साथ आज हम अपना कैश फ्लो जो है यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। हमने एक पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन यहाँ पर किया, सारे अकाउंट्स देखे, सारे वर्किंग नोट्स देखे, और कोई चीज़ कहाँ पर कैसे जाती है उन सब चीज़ों को यहाँ पर देखा है। तो यार मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग इस फॉर्मेट को फॉलो करें। फॉर्मेट की एक जो पूरा एक फॉर्मेट है ना, वो मैंने हैंड रिटन में नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, उसको भी रेफ़र कर सकते हो। साथ ही साथ यार जो गिफ्ट मैंने पिछली बार दिया था उसी का एक एडवांस वर्जन है, तो आपको यहाँ पर अरिहंत के सैम्पल पेपर भी मिल जाएंगे। पिछली बार ओसवाल के मिले थे, इस बार अरिहंत के मिल जाएंगे, तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी के साथ यार अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।